Hello everyone, welcome to Adventure Classes. Today we will talk about reflection of light in this lecture and we will able to know common phenomena of light, straight line of path of light, particle and wave nature of light, spherical mirror, how to draw a diagram, image formation by concave mirror and by convex mirror, use of concave and convex mirror, sign convention for reflection by spherical mirror, mirror formula and magnification with derivation। तो ये सारी हम चीज़ें यहाँ से आज पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सारी कंसेप्ट आपके यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात बच्चों ये आती है कि कोई भी चीज़ हमें किस तरह से विजुअल होती है। वी आर अनेबल टू सी एनी थिंग इन ए डार्क रूम। अगर हम डार्क रूम की बात करें तो कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वही अगर लाइटनिंग की बात करें और लाइटनिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजुअल। तो सारी की सारी हमें चीज़ें क्या है, दिखाई देनी पड़ती हैं जब भी हम लाइट को ऑन करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट देन दैट फॉल्स ऑन इट। द रिफ्लेक्टेड लाइट वे रिसीव बाई अवर आई एनेबल अस टू सी थिंग्स। जैसे ही बच्चों लाइट किसी भी चीज़ पे पड़ती है, पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पे जाती है, तब जाके वो भी चीज़ विजुअल होती है। तो मान के चलो ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से हमारी सारी रेज आ रही हैं। आने के बाद यहाँ पर क्या हुई, स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद हमारी आंखों पर पड़ी, तब जाके वो चीज़ हमें विजुअल होती है। तो हमारा जो कोई भी चीज़ है विजुअल होने का रीज़न यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होंगी रही तो वो चीज़ हमें ज़्यादा क्लियर दिखेगी। कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? बात करें, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर और लेंस, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, ये भी हमारा एक लाइट का ही फिनोमेना है। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम, तो मीडियम में लाइट हमारी किस तरह से बेंड करती है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कलर फॉर्म ऑन ए थिन ऑयल फिल्म, कलर्स फॉर्म इन ए सॉफ्ट बबल, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन वाइल राइजिंग एंड सेटिंग, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड मैनी मोर। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर बच्चों छोटी सी एक बात आती है कि जो भी हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं। एक यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर सिलेट क्या है, ऑपिक। तो ये हमारी ये सिलेट है, ये हमारा क्या सोर्स है कोई लाइट का, ये सोर्स है लाइट का। और यहाँ पर जो हमारा सिलेट है उसको हमने क्या कर रखा है, ऑपिक। ऑपिक क्या है, ऑब्जेक्ट, और सिलेट हमारी क्या है, बंद है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी लाइट फॉल होगी तो क्या होता है बच्चों, लाइट जो है कोने से, कहें तो लाइट जो भी है वो कोने से बेंड होके कुछ इस तरह जाएगी और इसके सामने क्या बनाएगी, शेडो। अगर लाइट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो जाके जाके केवल और केवल इतना पार्ट हमारा क्या होनी चाहिए, शेडो होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए था, और बाकी सब क्या होना चाहिए, विजुअल। लेकिन हुआ क्या, लाइट जो भी हमारी आ रही वेव के फॉर्म में, टकराने के बाद ये किनारों से बेंड हो जाती है। बेंड होने के बाद इतना पोर्शन आपको दिखेगा डार्क और बाकी का दिखेगा ब्राइट। इसी तरह से यहाँ पर सिलेट है, यहाँ पर ऑपिक सिलेट है, तो सोर्स हमारा लाइट का ये है। तो सारी रेज हमारी सीधी जाएंगी, लेकिन जो किनारे वाली रेज है वो क्या करेंगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी। बेंड होने के बाद जो डार्क है वो इतना बनेगा, कहीं तो शैडो केवल और केवल इतनी बनेगी। बननी इतनी में चाहिए थी अगर लाइट हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो। और सामने क्या होना चाहिए था, बिल्कुल ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ब्राइट कितना हुआ, इतना। क्यों? क्योंकि लाइट हमारी कोने में जाके बेंड हो जाती है। किस तरह से लाइट हमारी आगे बढ़ती है, तो लाइट जो हमारे बच्चों वो पार्टिकल और वेव दोनों के फॉर्म में आगे बढ़ती है, पार्टिकल एंड वेव। तो आगे जाने के बाद क्या बनाता है, वेव फ्रंट बनाता है। जैसे तालाब में किसी को हम डालते हैं पत्थर वगैरह को, तो आगे हमारे क्या बढ़ते हैं, वेव। इस तरह से वेव आगे बढ़ती है। उसी तरह से लाइट हमारी एक ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में, जिसको हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। तो इस तरह से हमारी वेव बनती है। इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी वेव ऑप्टिक में। वही बच्चों बात करें, यहाँ पर वही फिनोमेना है बिल्कुल वेव वाला, जैसे हमने उधर देखा था। तो यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पे क्या है ये, तो डार्क हमारा केवल शेडो कहाँ पे होनी चाहिए, इतनी बननी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ ज़्यादा हमारी शेडो बन रही, जिसको हम पढ़ते हैं क्या, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे मान के चलो लाइट हमारी जो है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है, हर एक डायरेक्शन में, है ना। ये वाली लाइट हमारी क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में जाएगी इस तरह से।
जैसे ही हम पोलराइड का प्रयोग करेंगे तो लाइट हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, जिससे हमारी क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, पोलराइड है जिसका हमने प्रयोग कर रखा है। लाइट हमारे यहाँ से आएगी, आने के बाद यही वर्टिकल कंपोनेंट ही डायल के बाहर निकलेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं पोलराइज लाइट। तो जैसे जो भी हेडलाइट होता है बस का, तो वहाँ पर वो ये लगे होते हैं क्या, पोलराइड। क्या होता है, जब भी वहाँ लाइट से निकलेगी, लाइट जो निकलेगी पोलराइड से पास करेगी, तो केवल एक कंपोनेंट यहाँ से पास करेंगे, ये वाले, जिससे क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी और हमारी आंखों पर लाइट कम पड़ेगी। अब बच्चों बात आती है कि जो भी हमारी लाइट है, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर, तो जब भी कोई हमारा मेटल है, मेटल के ऊपर कोई लाइट पड़े, रेडिएशन पड़े, तो क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे एमिट होंगे तो कहीं की लाइट हमारी क्या है, एक पार्टिकल का नीचे दिखाता है और वेव का नीचे दिखाता है। इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं, कहते हैं छोटे पार्टिकल ही वेव का नेचर दिखा सकते हैं, बड़े पार्टिकल वेव का नेचर नहीं दिखा सकते हैं। तो जो लाइट है वो हमारी पार्टिकल का भी नेचर होता है और वेव का भी नेचर होता है। जब पार्टिकल आगे बढ़ेगा उसको हम पढ़ते हैं बच्चों फोटोन। क्या पढ़ते हैं, फोटोन। इसकी जानकारी पूरी आपको मिलेगी वेव ऑप्टिक में। शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासों में। मान के चलिए हमारा प्लेन मिरर है, इधर से हमारी कोई इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे आने के बाद यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, उसी मीडियम में वापस चली गई। तो मान लो हमारी लाइट इधर इसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसको हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको पढ़ेंगे इंसिडेंट रे। और जो भी हमारा सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगा मिरर के, उसको हम पढ़ेंगे नॉर्मल, परपेंडिकुलर। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा उसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बनाएगा उसको हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। प्लेन मिरर के थ्रू जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड अपराइट, और बनेगा इरेक्ट, इरेक्ट, अपराइट एंड लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब है बच्चों कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो जो भी हमारा होगा नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। These law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surface। अब ये जो हमारे दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये हर एक के लिए वैलिड है, चाहे वो हमारा स्फेरिकल हो चाहे हमारा प्लेन हो। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, तो ये हमारा कोई प्लेन मिरर दे रखा है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इंसिडेंट ये गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर पहुंच गई, इसका हमने नॉर्मल बना दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। उसके बाद एक हमारी लाइट रे कहाँ पर आई, यहाँ पर, इसका हमने नॉर्मल बनाया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली गई। तो ये दोनों लाइट रे हमारी रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, तो क्या करा हमने, इसको पीछे तक बढ़ाया, ये वाली लाइट रे को पीछे तक बढ़ाई, बढ़ाने पर ये दोनों कहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट में है, कहें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज किसका होगा, इमेज का। इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो जितनी दूर पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर से, उतनी दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल का मतलब, जैसे मान लो हमारा कोई मिरर है, ये प्लेन मिरर, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, लेटर इन्वर्टेड, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगी। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा साइज ऑफ इमेज के। स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस आर स्फेरिकल। ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो क्या हो, स्फेरिकल हो, उनको हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ए स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व इनवार्ड दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो ऐसी स्फेरिकल सरफेस या कर्व सरफेस जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो किधर, केव किस तरफ, उसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव।
और उसके अलावा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे किधर हो, बाहर की तरफ, कहीं तो पॉलिश अंदर की तरफ हो, उसको हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, जब हमारी बहुत सारी इंसिडेंट रे, कहीं तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो, आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी लाइटें हमारी फोकस से पास करेंगी। पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बनी, तो बीम हमारी आ रही बिल्कुल पैरेलल, यहाँ पर टकराने के बाद इधर बेंड हो गई, ये सारी लाइटें हमारी कहाँ से मीट करेंगी, फोकस से। ऐसा लगेगा सारी लाइटें हमारी फोकस पॉइंट से आ रही हैं। ये वाली में हमेशा जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल। यहाँ पर जो नेचर बनेगा वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। तो हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पोल। पोल इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइंग ऑन द सरफेस। तो पोल क्या है, एक हमारा मिड पॉइंट होता है मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट आउट। तो जब भी हमारी जो कर्व सरफेस होगी, अगर इसको हम कंप्लीट करें तो कहीं ना कहीं एक स्फीयर बनेगा, और जो स्फीयर का सेंटर होगा उसको हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ये वाली लाइन को पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस either really pass through or appear to pass through after getting reflected from the mirror। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर लाइटें हमारे रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तव में मिले या मिलती हुई नजर आए, है ना, एपियर टू मीट या फिर वास्तव में मिले। तो यहाँ पर रियली मिल रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलती हुई नजर आ रही है, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को पढ़ेंगे फोकल लेंथ। अब बच्चों बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी आर, वो हमारी इसका होगा डबल फोकल लेंथ का। ठीक, तो ज़रा इसको प्रूफ हम कर लेते हैं। तो ये हमारा कोई दे रखा है स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कोई हमारी इंसिडेंट रे आई पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करी, जो भी लाइन हमारी सेंटर और कर्वेचर से पास करेगी वो हमेशा बनाएगी कहाँ पर, ये वाली पॉइंट पर बनाएगी नॉर्मल। कहते तो इस मिरर पर क्या बनाएगी, नॉर्मल। ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से अगर हम देखें ये हमारी जेड बन रही, तो ये वाला एंगल होगा 2 थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, ये बनेगा 2 थीटा, ये भी हमारा क्या होगा थीटा। ठीक, तो ये थीटा, ये 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा, टोटल क्या हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर। वी कैन प्रूव दैट एम सी पी कितना है थीटा, एंड एम एफ पी कितना है 2 थीटा, फ्रॉम फिगर टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर हम टेन थीटा लगाएं तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा बराबर, यहाँ से अगर देखें टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर एम डी अपॉन में सी डी। ठीक, ये हमारे स्मॉल कर्वेचर का है, तो इसको हम एक सीधी लाइन मान सकते हैं, और एंगल भी हमारे बहुत बहुत छोटे होते हैं। इसी तरह से हम निकाले टेन टू थीटा परपेंडिकुलर, कहें तो एम डी अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस हमारा कितना है फोकल लेंथ के इक्वल। यहाँ से अगर हम सारी वैल्यू लिखें, यहाँ लिखा है फॉर स्मॉल एंगल थीटा हमारा क्या बन जाएगा टेन थीटा के इक्वल, और टेन टू थीटा बन जाएगा 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से एम डी अपॉन एफ डी बराबर हो जाएगा 2 एम डी अपॉन में सी डी, एफ डी बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन में 2। इस तरह से एफ डी बराबर क्या है हमारा, जरा देख लो, एफ डी हमारा बना कितना एफ, सी डी किसके बराबर है आर के बराबर, तो यहाँ से बन जाएगा एफ इक्वल्स टू आर अपॉन में 2। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा प्रूफ। ध्यान रखना जो भी हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का होगा डबल। अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नोट दैट इट इज नॉट द डायमीटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट आउट।
तो ये वास्तव में कोई हमारा डायमीटर नहीं है, लेकिन वो डायमीटर है जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इतने पार्ट के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका जो कर्व डायमीटर होगा उसको हम पढ़ेंगे अपर्चर। रे टू बी कंसीडर फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। तो कुछ हमारे रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करने पड़ेंगे। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसीडर फॉर द लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज को ऑब्टेन कराने के लिए कुछ लॉ हैं। क्या? ए रे ऑफ लाइट to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अगर मान के चलो कोई भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल हो, जो भी लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पॉइंट से पास करेगा। इसी तरह से हमारा ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर को हम पढ़ेंगे डाइवर्जिंग और कॉन्केव को पढ़ेंगे कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर जो हमारी लाइट रे आई, आने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर पहुँच गई। ये वाली लाइट रे हमेशा कहाँ से पास करेगी? फोकस पॉइंट से। तो जो भी लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करेंगे। अगर हम कोई भी लाइन बना दें सेंटर और कर्वेचर से पास करें तो वो हमारा यहाँ पर बनाएगा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम सेंटर और कर्वेचर से कोई लाइन ड्रॉ करें, वो काम करेगी हमारी एज ए नॉर्मल, और ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बता रहा है? अगर कोई हमारी इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास करे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तो कोई लाइट रे हमारी आई, आने के बाद फोकस पॉइंट से पास करी तो ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल। अगर हम यहाँ से कोई एंगल बनाएं, कोई लाइन हम ड्रॉ करेगा सेंटर और कर्वेचर से, तो ये अपने आप में नॉर्मल की तरह काम करेगी। इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसको पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल जो बना रहा है उसको पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से कॉन्वेक्स में देख लो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। कब? जब इंसिडेंट रे हमारी फोकस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये जो हमारी फॉल हो रही है लाइट, फोकस पॉइंट से पास करी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। सेंटर और कर्वेचर से कोई हमने लाइन बनाई तो ये हमारी काम करेगी एज ए नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा आर, इसको पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला लॉ क्या बता रहा है? अगर मान के चलो कोई भी इंसिडेंट रे हमारी सेंटर और कर्वेचर से पास करे तो रिफ्लेक्शन हमारा उसी लाइन पे हो जाएगा। कहे तो डेविएशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तरह ये हमारा काम करता है एज ए नॉर्मल। जब कोई भी लाइट रे हमारी एज ए नॉर्मल काम करेगी तो रिफ्लेक्शन भी उसी लाइन पे होगा। इसी तरह से कोई लाइट रे हमारी फॉल हो रही है, पास कहाँ से करेगी? सेंटर और कर्वेचर से। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इसी लाइन पे वापस चली जाएगी। अगला लॉ, अगर मान के चलो कोई भी लाइट रे हमारी पोल पर स्ट्राइक कर जाए, तो इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक करी, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गई, ये हमारी एज ए नॉर्मल काम करेगी क्योंकि ये हमारी सेंटर और कर्वेचर से पास कर रही है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से कॉन्वेक्स के लिए देखो, इंसिडेंट रे हमारी ये आई, यहाँ पर टकराने के बाद इधर चली गई, ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाले एंगल को पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन ऑल द एबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। तो पूरे के सारे जितने भी केस हमने देखे सभी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा फॉलो होगा। ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सारे केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कॉनकेव मिरर के थ्रू। अगर मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रखा है इन्फिनिटी पे, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो जब भी हमारी लाइट रे इन्फिनिटी से आएंगी तो सारी लाइट रे हमारी यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट पे मिलेंगी। तो जहाँ भी दो या दो से अधिक इंसिडेंट रे हमारे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल जाएं, उनको वहीं पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन। तो सारी लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही? इन्फिनिटी से। यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद इधर आई, दोनों लाइट रे हमारी कहाँ पर मीट करी? यहाँ पर।
तो ये वाले पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी, इमेज। इमेज हमारी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, फोकस पॉइंट पर। नेचर ऑफ इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज जो होगा वो वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत बहुत छोटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो बियॉन्ड सी, सेंटर और कर्वेचर के बियॉन्ड, तो पहला इंसिडेंटली हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा फोकस पॉइंट से। दूसरा इंसिडेंटली हमने पास कराया सेंटर और कर्वेचर से। दोनों रिफ्लेक्टेड हमारी मीट करेंगे ये वाले पॉइंट पर, यहाँ पर बनेगी इमेज। इमेज हमारी कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ से नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। छोटी इमेज होगी, मैग्नीफिकेशन बनेगा लेस देन 1, लेस देन 1। यहाँ भी मैग्नीफिकेशन क्या बनेगा, लेस देन 1, लेकिन बहुत बहुत कम, एक से बहुत बहुत कम। कहें तो इमेज हमारी बहुत बहुत छोटी बनी। तो लिखा है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा छोटी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहला इंसिडेंटली हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास करेगा। दूसरा इंसिडेंटली हमारा फोकस पॉइंट से पास किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड हमारे यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर बनेगी इमेज। इमेज बन गई। ये वाले केस में हमेशा पोजीशन कहाँ होगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनेगी। नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, सेम साइज। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड हमारा कितना आएगा, 1 के इक्वल, लेकिन निगेटिव होगा। तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। अब मैग्नीफिकेशन क्या है ये आगे हम बात करते हैं। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो बिटवीन सी एंड एफ, फोकस पॉइंट और सेंटर और कर्वेचर के बीच में, तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। तो पहला इंसिडेंट हमारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया। दूसरी इंसिडेंट हमारी सेंटर और कर्वेचर से पास कर रही है। दोनों लाइटें हमारी जाके यहाँ पर मिली। यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज होगा बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड हुआ। नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इमेज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, कहें तो बड़ी बनी। वेन ऑब्जेक्ट एफ ओ इज प्लेस्ड एट फोकस पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस पॉइंट पर, तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। पहला इंसिडेंट हमारा ये गया, फोकस पॉइंट से पास करेगा, पैरेलल है। उसके बाद दूसरा इंसिडेंट हमने सेंटर और कर्वेचर से पास कराया। ये दोनों लाइटें हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो पोजीशन हमारी इमेज की क्या बनेगी, इन्फिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, वेरी लार्ज। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन होगा मच मच ग्रेटर देन 1, और बहुत दूर जाके इमेज हमारी बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट ए ओ इज प्लेस बिटवीन एफ एंड ओ, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, तब जाके इमेज कहाँ बनेगी। तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहला इंसिडेंट ये गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास किया। दूसरा इंसिडेंट हमारा सेंटर और कर्वेचर से पास किया। अब ये दोनों लाइटें हमारी क्या है, डाइवर्ज हैं, कहते हो आगे जाके कभी मिलेंगी नहीं, तो इसको हमने पीछे तक बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद दोनों लाइटें हमारी यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर होगा इमेज का फॉर्मेशन। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या बिहाइंड द मिरर हो रहा है, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज बनेगा वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा और पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगी फोकस पॉइंट पे, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर पॉइंट सी पर रखा हुआ है तो बिटवीन एफ एंड सी छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर सेंटर और कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज हमारी कहाँ बनेगी, उसी पॉइंट पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पॉइंट पर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, साइज होगा हाईली इनलार्ज, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्केव के केस में सारी की सारी इमेज का नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन ये वाले केस को छोड़ के। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, तो हमेशा जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो जब भी कोई छोटा ऑब्जेक्ट तुम्हें बड़ा देखना हो और सीधा देखना हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, फोकस पॉइंट के अंदर या पोलर फोकस पॉइंट के बीच में कह सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो अगर मान के चलो कॉन्वेक्स मिरर में हमारी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही हो, इमेज हमारी बनेगी फोकस पॉइंट पर। अगर देखें हम कि लाइट रे हमारी ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी रखा हो एट एनी वेयर, तो पहला इंसिडेंट रे पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड इधर गई, फोकस पॉइंट से पास करेगी क्योंकि ये पैरेलल है। दूसरी इंसिडेंट रे को हमने सेंटर और कर्वेचर से पास कराने के बाद दोनों लाइटें हमारी यहाँ पर मीट कर गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो उसका नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहले केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इमेज बनेगी हमारी फोकस पॉइंट पे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर रखा है कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यूज क्या है कॉन्वेक्स के और कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो जो भी सर्च लाइट वगैरह है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का। दे आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर, तो सेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। दे आर यूज्ड इन डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, तो टीथ का जो लार्ज इमेज देखना हो तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, कहें तो फोकस के क्लोज, तो इमेज बनेगी बड़ी और नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड ऑन कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस दैट इन सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी लाइट रे आने के बाद कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज होने के बाद वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं सोलर फर्नेस में। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एज द फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज टू द लार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। तो रोड पर जो भी हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको छोटा देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। दे आर यूज्ड एज ए मैजिक मिरर एंड टू फॉर्म फनी इमेजेस, तो छोटी छोटी इमेज को फॉर्म कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का। साइन कन्वेंशन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। दैट इज इंसिडेंटली फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो भी इंसिडेंटली होगी वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो सारी वैल्यू हम पोल से मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल along पॉजिटिव एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, while those measure to be left to pole along नेगेटिव एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। तो ऐसी वैल्यू, सारी वैल्यू हम पोल से मेजर करेंगे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारी वैल्यू होंगी पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। और जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी सारी वैल्यू पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो सारी वैल्यू होंगी नेगेटिव। While solving numerical problem, new Cartesian sign convention must be used for substituting the value of u, v, f, h and r। तो ये हमारा दे रखा है यहाँ पर, जैसे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट जाएँ तो सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक, ऊपर की बात करें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे सारी वैल्यू नेगेटिव। कहें तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और वी की वैल्यू अगर हमारी इमेज इधर फॉर्म हो रही तो होगी पॉजिटिव। इतना ही साइन कन्वेंशन में बस याद रखना है। मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v को पढ़ेंगे इमेज डिस्टेंस, f होगा फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस का v अपॉन में u। मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरह से ड्राइव करेंगे मिरर फार्मूला। तो ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर दे रखा है,
ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा है बियॉन्ड सी, इमेज का फॉर्मेशन होगा सी और एफ के बीच में, छोटी इमेज बनेगी। पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को पढ़ेंगे इमेज डिस्टेंस बी, पोल से लेके फोकल लेंथ फोकस पॉइंट तक के बीच डिस्टेंस को पढ़ेंगे फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ से वी कैन पुट ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एंड ट्रायंगल एम पी एफ, ट्रायंगल एम पी एफ। तो ये वाले ट्रायंगल को देखो और ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ये दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी, तो एम पी हमारा ये बनेगा। स्मॉल कर्वेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लाइन बना सकते हैं, बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। इसी तरह से क्या करेंगे, ए बी बराबर किसके, एम पी के, ए बी बराबर किसके होगा, एम पी। वी कैन आल्सो पुट ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। तो ये दोनों हमारे सिमिलर हैं, तो यहाँ से सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा दी। लगाने के बाद दोनों को हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, बी डैश एफ की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, बी डैश एफ, तो टोटल में से कह दो बी डैश पी में से बी पी एफ घटा दें, पी एफ है ना, टोटल में से इसको अगर माइनस कर दें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई। तो इधर हम मेजर करें तो वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, ये वैल्यू होगी माइनस एफ, तो माइनस बी माइनस एफ अपॉन में पी एफ, तो पी एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का एफ रख दिया, बी डैश पी तो कितनी वैल्यू है वी, तो माइनस का बी अपॉन में बी पी, तो बी पी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का यू। साइन कन्वेंशन का हमने प्रयोग करा यहाँ पे। उसके बाद दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/b से। जब 1/b से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, v/f प्लस ये वाली इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी v/f, ठीक है, v/u, ठीक। बनने के बाद यहाँ पर बनेगा 1/f, जब 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/b बराबर 1/u। तो यही हमारी क्या होती है, मिरर इक्वेशन होती है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u, ये हमारी होती है मिरर इक्वेशन, ठीक, क्लियर। अब अच्छा बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन, द साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन। वही डायग्राम हमें दे रखा है। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, तो ट्रायंगल ए डैश कहाँ पे है, ए डैश बी डैश और पी। उसके बाद ए बी पी दोनों सिमिलर है, तो यहाँ से सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, बी ए डैश अपॉन में बी डैश ए डैश हो गया यहाँ पे, ठीक, बी डैश ए डैश अपॉन में बी ए बराबर बी डैश पी अपॉन में बी पी। तो यहाँ से बी डैश ए डैश की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में बी ए की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बी डैश पी की वैल्यू क्या बनेगी, बी डैश पी, तो बी डैश पी हो जाएगा हमारा बी डैश पी माइनस का बी और बी पी की वैल्यू माइनस का यू। दोनों को सॉल्व करा तो एम बराबर बनेगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि माइनस बी अपॉन यू के बराबर होगा, क्लियर। तो ये हमारा था मैग्नीफिकेशन। तो ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने